नमस्कार। आपका स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग हैं जिंदूर में और मेरे साथ है यंग इंजीनियर शेख अहद जी, जो हाल ही में इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में उनकी स्पेशलिटी है। तो आज तक का उनका सफर कैसा रहा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन सब के बारे में बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, मतलब आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ था, और इस सिविल इंजीनियर ये बनने का आपने जब सोचा तो इसके पीछे इंस्पिरेशन किसकी थी, क्या बताएंगे? पहले तो मैं आप लोग का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बिल्ड आइकॉन ने हम लोग को यहाँ बुलाया, मौका दिया और इतना अच्छा सेटअप लगाया है और पूरे हर तरह से सर्विस दी। तो शुरुआत करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं अहद शेख हूँ, जिंदूर से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो बेसिक एजुकेशन उर्दू मीडियम से वाली है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि हाल ही में यहाँ पे स्कूल है। और बाकी जो मेरा ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मेरा औरंगाबाद से वाला है। ओके। और जो मैं डिप्लोमा किया है वो भी जिंतूर से किया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जिंतूर से। ओके, और रही बात इंस्पिरेशन की तो या मोटिवेशन की, कहा किनके से आप इंस्पायर हो गए और आपको लगा कि इस फील्ड में आऊं मैं? अच्छा, इंस्पिरेशन का तो सर ऐसा इतना ये कुछ नहीं था, ओके। बट मोस्टली हम लोग देखते हैं कि सिविल इंजीनियर का रोल क्या रहता है। तो जनरली नॉर्मल लाइफ में लोगों को क्या लगता है कि सिविल इंजीनियर बोले तो उनके जहन में सिर्फ ये आता है कि भाई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिविल इंजीनियर बियॉन्ड दैट है, कि सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसका नाम सिविल इंजीनियर नहीं है। सिविल इंजीनियर बोले तो इसमें हर चीज़ आ गई, इवन लैंडस्केप आ गया, तुम्हारे आर्किटेक्चरल डिजाइन्स आ गए, जो मोनूमेंट्स आ गए, हर तरह का डिजाइन, हर तरह मतलब हर चीज, हर टेक्निकल चीज मैं तो कहूंगा इंजीनियरिंग है ओके, जी। तो अब बात करते हैं आपके पहले प्रोजेक्ट की। तो हम्म, पहला प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि सिविल इंजीनियर का सफर शुरू होता है वहीं जी। से, जब उसका पहला प्रोजेक्ट होता है। तो पहले प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताएंगे? सर पहले प्रोजेक्ट का तो ऐसा उतना खास एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैं कहना चाहूंगा कि पहले हमने 1 से लेके 7 या 8 प्रोजेक्ट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किए थे। यहाँ पे कैसा, जो मेरा टाउन है जिंतू, यहाँ पे कैसा सीन ऐसा होता है कि इंजीनियर को लोग पेमेंट देना बोले तो लोग सोचते हैं कि भाई इंजीनियर का काम क्या रहता है, वो जस्ट एक प्लान बनाता है और प्लान बना के सिर्फ उतना लाइन वगैरह खींच के दे लेता है और विद इन 5 मिनट प्रिंट निकलती है, तो उसके लिए इसको प्रोवाइड क्यों करना। तो जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है गालिबन मेरा G+1 बिल्डिंग का था, जिंतूर में ही था। तो उसमें हम लोग प्लानिंग करे थे, तो प्लानिंग हमको लगे थे 3 से 4 दिन लगे थे। तो प्लानिंग में कैसा रहता है, ज्यादा हम ओवर थिंक कर लेते हैं कि भाई रोटेशन ऑफ कॉलम कैसा रहेगा, और जो स्लैब रहेगा तो 1/2 स्लैब रहेगा। मतलब जो फर्स्ट जो रहता, जो न्यू बच्चा रहता, तो उसको कैसा रहता है कि जो पहले अगर हो रहा उसका कंस्ट्रक्शन का, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं आता उसको, तो थोड़ा ओवर थिंक के सवाल आते रहते, तो टेक्निकल चीजें मालूम नहीं रहती है, एक्सपीरियंस रहता नहीं है। और बाकी दूसरा किसी से पूछ सकता हो, बट पूछने में तो ऐसा दिल बोलता है कि तुम पूछे तो पढ़ाई क्यों करे फिर आपने, ये चीजें, ये सवाल आते रहते हैं दिल में। ओके, अब आएंगे कुछ टेक्निकल सवाल के ऊपर। तो उसमें से पहला सवाल है जी। कि इस फील्ड में अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जी। तो अनस्किल्ड लेबर से काम करवाना कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो आपके इसके पीछे कैसे व्यूज है और आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। अनस्किल्ड लेबर, असल में क्या है कि लेबर को इसमें 2 टाइप में क्लासिफाइड करा अपन ने, एक रहते स्किल लेबर और एक रहते नॉन स्किल लेबर। तो नॉन स्किल लेबर को अपन ने बोल दिया कि ठीक है भाई ये उठा के यहाँ रख लो, तो वो रख लेगा। उसको बोले कि भाई ये कॉलम यहाँ डालना है तो वो डाल लेगा। लेकिन जो स्किल लेबर रहता है, स्किल लेबर को सिर्फ अगर आप नक्शा दे दिए, उसको बता दे कि भाई यहाँ से इतना लेना है, 11 फुट 5 इंच पे लेना है, तो वो ले लेगा। और बाकी उसको जो डेप्थ बताए कि भाई गड्ढा इतना खोदना है तो वो कर लेगा। लेकिन अनस्किल्ड लेबर कैसा करते हैं कि जहाँ पे मैं आपको मेरा एक वाक़या सुनाता हूँ। जिंतूर में हम हाल ही में एक साइट कर रहे थे इधर जमजम कॉलोनी में। तो वहाँ पे सर देखा गया कि जो हमारी जो सॉइल है, तो वहाँ पे उमूमन ब्लैक कॉटन सॉइल है सर। तो वो सॉइल का सीन ऐसा रहता है सर कि जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, तो वो बहुत कम रहती है। वो मतलब वो इट इज गुड फॉर लैंडस्केप और जो अपन प्लांटेशन करते हैं इसके लिए बहुत गुड है। लेकिन अगर सिर्फ आप इसमें करेंगे, उसको एज अ स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत नुकसान है। तो अनस्किल्ड लेबर हमारे क्या हुए कि हम लोगों ने वहाँ पे ये गड्ढे वगैरह तो खोदे, उसके बाद हमको कास्टिंग करने का था। तो कास्टिंग में सीन ऐसा हुआ सर कि जो लेन चली गई उसकी, एक 7-8 फुट लेन चली गई। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या करे, बोले 8 फुट तक तुम कंक्रीट भर नहीं सकते बोले, तो 3-4 फुट तक गढ़ भर देंगे बोले। तो 3-4 फुट गढ़ भरे और उन्होंने उन्हीं के दिल से गढ़ भी भरे और जो बिना इंजीनियर को पूछ के आगे पीछे कर डाले। इससे क्या होगा मालूम क्या, अभी तो फिलहाल में उनको नुकसान कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर जैसा टाइम जाएगा, टाइम थोड़ा बीतेगा, तो उनको ऐसा अंदाजा होगा कि तो बिल्डिंग थोड़ी क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जो आप जो प्लास्टर मारते हैं तो प्लास्टर में
ये क्रैक डेवलप होते हैं, फिर मूवमेंट ऊपर नीचे होती है। और जहां तक देखा गया कि जिंतूर अर्थक्वेक जोन नहीं है तो हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक मैं चीज बताना चाहूंगा सर कि वो नॉन टेक्निकल चीज बहुत सारे होते हैं, मिस्त्री उनकी दिल से ही करता है पूरा। और हमने उनको बताया कि भाई ये चीज गलत हो रही है, आप ऐसा बता कि ये चीज गलत हो रही है, आप टेक्निकल वे में नहीं जा रहे, आपके एतबार से कर रहे हैं, हर चीज मतलब हर चीज बता रहे हैं उनको हम। तो वो बोलते हैं आपको समझ रहा है क्या? बोले हम कब से कर रहे हैं, बोले हम 15 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं। गलती हम लोग पुराने इंजीनियर्स की भी है। उन्होंने किस तरह करे, उन्होंने सिविल इंजीनियर्स को जो लेबर्स रहते हैं उनको बताया नहीं। असल में आप उनको बता, वो रहते हैं अनएजुकेट, जितने भी अपने लेबर रहते हैं वो ज्यादा क्या रहते हैं, अनएजुकेटेड रहते हैं। तो वो जो लेबर्स को अपना काम रहता है, सिविल इंजीनियर्स का काम है कि उनको अच्छे से बताना कैसा। वो तो एजुकेट भी नहीं रहते और टेक्निकल भी नहीं रहते। तो ये एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग का काम है कि हम उनको बताए कि आप किस तरह से गलत कर रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, हर चीज बताना पड़ती है। ओके, तो अब आगे का सवाल ऐसा है जी सर। कि आप रेसिडेंशियल में भी काम कर रहे हैं, तो रेसिडेंशियल में आपने बहुत बार एक कस्टमर से डायलॉग सुना होगा कि हमारा बजट बहुत कम है, या इसी बजट में हमको पूरा घर बिठा के दो। तो इस वक्त एक इंजीनियर करके आपकी ड्यूटी रहती है कि आप अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करें, और कस्टमर का तो बजट सेंट्रिक रहता है। तो ये बजट और क्वालिटी, ये दोनों को आप कैसे बैलेंस करते हो? बजट और क्वालिटी सर दोनों अलग चीज है। मेरा तो मानना ये है कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप क्वालिटी का काम नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा एक ऑफेंड बात हो गई है कि भाई बजट नहीं है, लेकिन जो चीज लग रही है सर कि भाई टेक्निकल चीज है, इसको इतना लगता है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको उतना देना ही पड़ेगा तुमको। हाँ, रही बात बजट की तो अपन थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। अब बजट और क्वालिटी दोनों को मैनेज करने के लिए फिर हमको क्लाइंट को बातचीत करना पड़ता है, क्लाइंट को डाइवर्ट करना पड़ता है कि भाई आप इस चीज के लिए जा सकते, ये चीज दे सकते, आप सैंड, ग्रेवल, जो भी चीज, ब्रिक्स हो गए, हर चीज मतलब उसमें वैलिड क्राइटेरिया रहता है। जैसे ब्रिक्स ले लो आप, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स रहते, सेकंड क्लास ब्रिक्स रहते और थर्ड क्लास ब्रिक्स रहते। तो ये इसके वैरायटी अलग रहते। जो थर्ड क्लास ब्रिक्स है तो 5 रुपए से 7 रुपए से स्टार्ट होती है, जो मीडियम क्लास है वो 7 रुपए से 9 रुपए जाती है, जो अपर क्लास है वो 11 रुपए तक जाती है। तो इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन कि हम कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात रेती की, तो जो अपनी सैंड रहती है, तो सैंड मोस्टली क्या होता है हम लोग के इधर सर, नदी नाले ज्यादा इधर, तो यहाँ पर कैसा रिवर रिवर बहुत सारे हैं, तो वहां पे हम लोग नेचुरल नदी से रिवर हायर करते। लेकिन अभी सीन ऐसा होगा कि टू मच होगा सर। अभी सीन ऐसा हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इतने बड़े पैमाने पे रेती निकालना चालू करे तो रेती की कमी आ गई। अब इसमें इंजीनियर से सोचे कि अब इसका अल्टरनेट उपाय क्या है। तो जिंतूर में तो अभी शुरू नहीं हुआ, अब एक क्रश सैंड, तो क्रश सैंड ज्यादा पैमाने पे इस्तेमाल करने लगे हम लोग। तो थोड़ा एक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो रही, बट हम लोग अचीव कर दे रहे, हमारा जो गोल है हम लोग वो अचीव कर ले रहे। वेरी गुड। जी। अब एक सवाल थोड़ा अलग है कि ओके। आप यंग भी है, इंजीनियर भी है, परभणी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो एक सवाल आता है कि अगर परभणी डिस्ट्रिक्ट को अपने को फ्यूचर में आने वाले 10-15 साल में अगर पुणे मुंबई जैसा आगे लेके जाए, सब क्या बताना चाहेंगे, कौन से सेक्टर पे, कौन से इंडस्ट्री पे आप अपने को फोकस करना चाहिए अगर अपने को परभणी को आगे लेके जाना है तो? सर आपका सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और असल में ये ना, जो जितना ये सवाल जितना इम्पोर्टेंट है, इसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेज भी उससे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असल में कैसा होता है सर, हम लोग की तरह देखा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, अगर चाहिए चीज़ में अगर आपको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि भाई जिंतूर जैसा छोटा मोटा शहर, अगर आपको इसको बड़े लेवल पे ले जाना है, एक स्मार्ट सिटी टाइप करना है, तो सर प्लानिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिना प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जो अर्बन डेवलपमेंट है तो प्लानिंग सर, जैसे लैंड डेवलपमेंट हो गए, अर्बन डेवलपमेंट हो गए, और जो हम लैंड भूमि अभिलेख वाले जो लोग रहते हैं वो हो गए सर। तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि सर जो प्लानिंग होती है, जैसे शहर से जो सड़कें जाती, सड़कें, नदी नाले, कलवर्ट, ब्रिजेस, स्मॉल ब्रिज, और बाकी जितने भी चीजें हैं, तो उस इस अंदाज से उसको रखे कि लोगों को प्राइवेसी मेंटेन हो एक, और दूसरी बात लोगों में सर्कुलेशन हो, और चीजें थोड़ी एक टेक्निकल हो, जिस तरह से शहर अपना और अच्छे से बन सकता है और मुंबई पुणे ये लुक में आ सकता है। ओके, और इसमें फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लेना चाहिए अगर ये ब्रिजेस, रोड्स, चेंबर वगैरह इसको और थोड़ा बेहतरीन करना है और अच्छा करना है, उसको प्रोग्रेस करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लेने चाहिए ऐसे आपको लगता है? एज अ सिविल इंजीनियर मैं तो कहूँगा सर, गवर्नमेंट ने जो लोकल्स रहते हैं उनको अप्रोच करना चाहिए। जो लोकल्स रहते हैं उनको बताना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई हम ये एरिया को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। अब जैसा मैं बताऊंगा सर, सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे, एक फोटो बहुत वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक हाईवे रोड जा रहा, और एक जो मकान मालक है, बूढ़ा शख्स है जो रोजगार मजदूर है, उन्हें क्या कर रहा है, उसका जो घर है, तो उन्हें रोड को मतलब
रोड को रास्ता नहीं दिया, रोड के रास्ते रास्ता नहीं दिया उन्हें, क्या हाईवे के एकदम टच में उसका घर है, जिसने क्या करा, एक 30-40 मीटर का हाईवे होगा तो उन्हें तकरीबन 12-13 मीटर जगह घेरा है, तो ट्रैवलिंग के लिए दिक्कत आ रही है उसमें। लेकिन असल में वो गवर्नमेंट उसको इजाज़त देती है कि वो ना ये चीज़ कर सकता। तो लेकिन अर्बन डेवलपमेंट देखना चाहिए कि भाई ऐसे किसके लोग है, क्या है वहाँ पे, मतलब दोनों को दिक्कत ना आए। अब गवर्नमेंट को भी इससे दिक्कत आ रही है और ज़्यादातर गवर्नमेंट को दिक्कत आ रही है और वो शख्स है जो घर का ओनर है उसको भी दिक्कत आ रही है, तो दोनों की परेशानी का बायस बनते हैं। तो ये चीज़ें ना हो। और मोस्टली मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा सभी मेरे व्यूअर्स को भी और आपके जो जितने टेक्निकल स्टाफ है उनको भी, कि भाई प्लानिंग तो हो रही है, हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हर दिन शहर डेवलपमेंट हो रहे हैं, प्लॉटिंग जा रही है, 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, और दूसरी बात लैंड डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए मतलब कंस्ट्रक्शन की तरफ अपन एक नए स्टेप में, ये इरेज कंस्ट्रक्शन का है सर। तो इसमें क्या हो रहा है सर, मोस्टली देखा जाए कि जो दरख्त वगैरह रहते हैं यहाँ पर कटाई इतने बड़े पैमाने पे चालू है सर, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको रिसेंट यही रोड पे हम खड़े हैं, यहाँ से सर थोड़ा आगे अपनी औंडा हाईवे है, औंडा हाईवे पे सर मोस्टली सर 5 साल पहले चल जाइए आप, 5 साल पहले 100 150 साल पुराने बरगद के से पूरे ट्री से सर, लगभग ऐसा 100 200 300 बोल सकते हैं अपन, ये पूरा हाईवे 50 किलोमीटर का हाईवे वहाँ पे थे। अभी आप अगर मेरे साथ आप फोर व्हीलर में टू व्हीलर में चलेंगे सर, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ वहाँ पे हाईवे सर एक दरख्त का नाम नहीं है सर फिलहाल में। हमने एक अचीव तो कर ली, हमने क्या अचीव करे कि हमने एक रोड तो अचीव कर ली, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमने वो देखे कि भाई दरख्त वगैरह नहीं है तो भाई इंसान को फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी। और एक भाई तुम टेक्नोलॉजी के बारे में तो आगे चल जा रहे, बट कहीं ना कहीं तुम एक नेचर को खो दे रहे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट देम। और आपके माध्यम से आप जो भी बताना चाहेंगे बताइए। क्या बात है। अब ये पूछना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्शन में अगर स्टील सिलेक्ट करना है तो उसके आप क्या पैरामीटर्स देखते हो और तब सोचते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज करना चाहिए? पैरामीटर की बात करा जाए तो फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग सर हम लोग टीएमटी बार इस्तेमाल करते हैं, टर्बो मैकेनिकल डिटेल, और जिसमें एफई आ गया, और 500 550D, मोस्टली हम 550D इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमको क्या लगता है ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और ये चीज़ें लगते हैं तो हम लोग इसकी तरफ राग़िब ज़्यादा होते हैं। ओके जी। और आइकॉन स्टील आपने कभी यूज किया है इससे पहले कोई कंस्ट्रक्शन में? जी सर, क्या है ना, ओके, तो आपका रिसेंट अभी कैसा? रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हुआ उसमें करी हम लोगों ने। ओके, तो कैसा है एक्सपीरियंस प्रोडक्ट को लेके और सर्विस को लेके? सर मैं तो बताऊंगा कि सर्विस को लेके कैसा है, लेकिन आप लोग जैसा हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स रहते तो हम लोग उनसे भी रिव्यू लेते कि भाई आप लोग को कैसा स्टील, कौन सा स्टील अच्छा लगता, तो उनका बताना ऐसा रहता सर कि भाई जितना हार्ड रहा वो हमको प्रेफर मत करते जाओ, हम लोग को ऐसा प्रेफर करते जाओ कि इजीली हम लोग मोल्ड कर सके उसको, हम लोग उसको मोल्ड करके मतलब इजीली एक्सेप्ट कर सके। और दूसरा बात क्या है कि अब आइकॉन स्टील हम जब इस्तेमाल करें तो आपका शायद वो 550D था डक्टिलिटी का, और टीएमटी में था वो, तो सर उसका ऐसा था कि जो रिबास रहते उसके तो हमको इजीली भी मोल्ड हुआ। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने बताया कि बोले बहुत अच्छा है, बोले स्ट्रेंथ है, बोले ड्यूरेबिलिटी है, बोले और आप ऐसे फ्यूचर ऐसा 10 years जो असरात रहते उसके तो बाद में भी उसके अच्छे असरात होते, उतना ये नहीं कोरोजन वगैरह नहीं होता ये चीजों में। बाकी जो क्या बात है। सो ये थे इंजीनियर शेख अहद साहब, और उन्होंने भी अभी जर्नी शुरू किया, अभी बहुत सफर बाकी है, तो आने वाले सफर में भी अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी